नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेशन लेकर प्रस्तुत है शेपिंग मटेरियल वर्किंग विद टूल एंड मशीनरी कौशल विकास 9 CBSE का ई लर्निंग मॉड्यूल 1 लेकर। इसमें हम शेपिंग मटेरियल को थोड़ा इसमें हम शेपिंग मटेरियल के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कौशल विकास के अंतर्गत हम इस वर्ष 9th क्लास में 3 कैटेगरी के साथ काम करने वाले हैं। वर्क विद लाइफ फॉर्म्स, वर्क विद टूल एंड मशीनरी, वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज। तो जो हमारी वर्क विद टूल एंड मशीनरी है कैटेगरी, उसमें मैंडेटरी चैप्टर रहेगा हमारा शेपिंग मटेरियल, सामग्रियों को आकार देना। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। शेपिंग मटेरियल्स क्या होता है? बेसिकली सामग्री को आकार देने का अभिप्राय क्या है कि किसी कच्चे माल को, कोई कच्चे पदार्थ है हमारे पास नेचुरल फॉर्म में, जिस फॉर्म में पाया जाता है या जिस फॉर्म में हमें उपलब्ध हुआ है, उसको हम कोई प्रोसेस करके उसको यूजफुल प्रोडक्ट बना दें, उसको बोलते हैं शेपिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक के दाने हैं, हम उसको डाई और हीट देकर उसकी कुर्सी बना दें, उसका स्टूल बना दें या उसका नहाने का मग बना दें, तो वो क्या है, हम उस एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? शेपिंग मटेरियल। ऐसे ही हमारे पास शीट मेटल का पीस है, हम उसको कट करके उसको रिवेट्स के साथ बाउंड करके हम उसका बॉक्स बना दें, संदूक बना दें, तो वो भी क्या माना जाएगा? हमारा शेपिंग मटेरियल। उसके बाद हम अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो पुराने समय से ही यह शेपिंग मटेरियल चला रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम मशीनी युग में आकर ही हमने मटेरियल को शेप देना स्टार्ट किया है। देखिए, हम पुराने समय में जैसा कि देख पा रहे हैं कि सिंधु सरस्वती जो हमारी पुरानी सभ्यता है, उस समय पर भी जो हमारे बिल्डिंग मकान वगैरह बनाए जाते थे, तो उस समय एक समान आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से क्या है कि एक समान आकार की ईंटों का प्रयोग होता था, इसलिए उसके एक समान सांचे भी होते होंगे और सांचों में ही एक समान आकार ढाला गया होता होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुराने समय में भी मटेरियल शेपिंग का कार्य होता था। ब्रिक्स वर मेड बाय मोल्डिंग क्ले एंड हीटिंग इन किल्न्स, यानी कि किल्न्स में क्या होता था कि भट्टी में ईंटें क्या होती थी, मोल्डिंग किया जाता था उनको, क्ले को, और उसको भट्टी में क्या किया जाता था? पकाया जाता था। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, यदि मेटल वर्क की बात देखें, पुराने समय में हम धातु के साथ कार्य करने का कौशल देखें, तो पुराने समय में भी लोहार हुआ करते थे, उनकी कैटेगरी थी, कम्युनिटी थी। तो वो क्या कार्य किया करते थे? तांबा, पित्तल, लोहे, इस तरह की हमारी धातुएं होती थी पुराने समय में भी, तो उसको विभिन्न आकार में सांचे में ढाला करते थे। पुराने समय में स्तंभ बना करते थे, चाहे वो लोहे के, पित्तल के। हमारे घरेलू बर्तन हुआ करते थे पित्तल के, तो उससे हम बर्तन बनाया करते थे, तो उसको सांचे में ढाला करते थे। तो पुराने समय से ही हम मटेरियल शेपिंग के साथ जुड़े हुए हैं। आर्किटेक्चर देखें, यदि हम इमारतों, भवनों के निर्माण के समय में देखें, तो उसमें भी देखो हमने विभिन्न प्रकार के शेपों में उसको आकृतियों में ढाला हुआ है। जो हमारी टेम्पल इंजीनियरिंग है, जो हमारी मंदिर का कार्य है, जो हमारे किले हैं, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कैलाश का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर इधर, तो उसमें विभिन्न जो हमारी कला के नमूने मिलते हैं, तो वो क्या है? वो एक शेपिंग ऑफ मटेरियल ही तो है। एक पत्थर को कोई शेप, आकार दे दी गई, कोई मूर्त बना दी गई, कोई चित्र बना दिया गया 3D। तो इस टॉपिक के बाद हमारा जो शेपिंग मटेरियल का जो इंट्रोडक्शन है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके साथ साथ हम क्या सीखे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, हम जानते हैं कुछ वातावरण में पाए जाते हैं जिनकी अद्भुत प्रकृति होती हैं, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा कि ग्लास है, देखिए जो कांच है वो कैसे पाया जाता है? वो रेत से बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कांच है एक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, हार्ड भी है। खिड़कियों, बोतलों, औजारों, जारों में, कांच के गिलासों में हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकतर कांच किस चीज़ से बनाया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकांश जो हमारा कांच है, मेजोरिटी ऑफ जो हमारा ग्लास है, वो रेत से बनाया जाता है। रेत को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे कि वो रेत पिघल जाती है, फिर उसको ठंडा करके कांच के आकार में ढाल दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में बना दिया जाता है। ऐसे ही ऑब्सीडियन नाम का एक ग्लास है, नेचुरल ग्लास से थोड़ा अलग, मतलब वो जो हमारा रेत वाला ग्लास था, ये नेचुरल ग्लास है। लेकिन ये कैसे पाया जाता है? ये जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जो हमारे ज्वालामुखी फटते हैं उसमें से लावा निकलता है, जब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो उससे ये कांच क्रिएट होता है, बनता है। लेकिन इसकी खास बात यही है, बहुत तीखी धार वाला होता है। जब भी हमें तीखी धार वाले कुछ वो बनाने होते हैं, टूल्स बनाने होते हैं, सर्जिकल स्टील ब्लेड, तो यह मतलब सेम आकार का यदि हम स्टील का ब्लेड बनाएंगे और सेम साइज का यदि हम कांच का, ऑब्सीडियन का वो बनाएंगे सर्जिकल ब्लेड, तो वो उससे 500 गुना ज़्यादा तेज धार वाला होगा। ये मतलब उसकी खास बात है। उसके बाद यदि हम तीसरा कोई एक अद्भुत अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मटेरियल देखें, तो उसमें आता है आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क, यानी कि मैन द्वारा मेड मकड़ी का रेशम। तो उसमें प्राकृतिक मकड़ी का रेशम बहुत मजबूत होता है, वजन के हिसाब से स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत। वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसको
शुगर पर पाले गए बैक्टीरिया की मदद से कृत्रिम मकड़ी रेशम बनाया है। मतलब उसको और ज़्यादा उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको चेंज करने के लिए उसको आर्टिफिशियल रेशम बनाया गया है। और वो हमारा जो रेशम है वो डिफरेंट कहाँ यूज़ होता है, जो हमारा आर्टिफिशियल है, पैराशूट बनाने में और सेफ्टी क्लॉथ्स बनाने में, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने में, और हमारे एडवांस टेक्सटाइल्स हैं, जो हमारे लेटेस्ट फैशन डिज़ाइन है, उसमें भी इसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, यदि हमने जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, तो आता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय शेपिंग ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं। उसमें बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय शेपिंग मटेरियल। शेपिंग मटेरियल का मीन्स क्या होता है कि चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। किसी सामग्री को आकार देना, कच्चे पदार्थ को उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। सिंधु सरस्वती संविदा में सामग्री आकार देने का क्या प्रमाण मिलता है कि एक समान आकार की ईंटें और सुव्यवस्थित निर्माण हमारा उन्नत सामग्री आकार देने का प्रमाण है। यूनिफॉर्म साइज ब्रिक्स एंड वेल प्लान कंस्ट्रक्शन, यह शो करता है कि एडवांस मटेरियल शेपिंग पहले से ही चली आ रही है हमारी हिस्ट्री में। ऐसे ही जो हमारे पुराने कलाकार थे, कारीगर थे, उन्होंने कौन सी धातुएं यूज की थी, मैंने बताया था आपको, कॉपर, ब्रास एंड आयरन। तो इसमें मेन मेजोरिटी पे कौन सी जगती थी, कॉपर एंड ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब हमारा औद्योगिक क्रांति आई, पहले नहीं थी मशीनी युग, तो उससे क्या परिवर्तन आया हमारे देश के अंदर, तो उसमें हमारे परिवर्तन क्या आया, मशीनों ने क्या किया, मैनुअल टूल्स को रिप्लेस कर दिया और एफिशिएंसी बढ़ा दी, एक्यूरेसी बढ़ा दी, क्वालिटी बढ़ा दी और स्पीड बढ़ा दी। पहले जो मैन मेड कार्य, मान लीजिए एक सूट, एक टेलर है, दर्जी है, जो पूरे दिन में एक सूट सिलता था, अब मशीनों की मदद से एक दिन में हजारों सूट सिले जाते हैं। मशीनों से ही बल्क में कटिंग होती है, बल्क में स्टिचिंग होती है, उसका चेन सिस्टम चलता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा वैल्यू एडिशन क्या है, एक टॉपिक आता है इसमें हमारा वैल्यू एडिशन। किसी पदार्थ को उसका जो प्राकृतिक रूप है उससे हम एक यूजफुल प्रोडक्ट में जब उसको बदल देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उस एक्टिविटी को बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि कपास जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं उससे हम यदि हम कपड़े का थान बना दें तो जो कपास का रेट हम मार्केट में सेल करेंगे उससे तो ज़्यादा रेट में हमारा कपड़ा बिकेगा ना। और यदि उस कपड़े को हम कट करके स्टिच करके उसके सूट बना दें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा नेचुरल फॉर्म में कपड़ा है उससे ज़्यादा कॉस्ट का हमारा स्टिच्ड गारमेंट बिकेंगे। उसके बाद आता है हमारा मापन और डिजाइन जैसे कौशल आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब व्हाई आर स्किल्स लाइक मेजरमेंट एंड डिजाइन स्टिल इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज दे एंश्योर एक्यूरेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जो मापना है और डिजाइन करना आज भी किसी हर हुनर में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमें कुछ भी चीज़ बनानी है, कोई भी इंजीनियरिंग करनी है, कोई भी टेक्निकल कार्य करना है, तो उसमें यदि हम उसका डिज़ाइन बना लेते हैं और उसको माप लेते हैं, मापना आ जाता है हमें। फॉर एग्जांपल आपने एक सूट सिलना है, यदि आप उसका स्केच बनाओगे कि हमारी शर्ट है, जो मेरा सूट है कैसा दिखेगा, कहाँ पर बटन लगेंगे, कहाँ से कटिंग होगी, और उसके बाद आपको मापना आ गया, उसकी कटिंग करनी आ गई, तो वो उससे क्या आएगा, हमारे प्रोडक्ट में एक्यूरेसी आएगी, उसके हम यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, हम बल्क में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जो हमने अब तक लेसन पढ़ा उसमें बताए गए विशेष गुण वाले पदार्थों के नाम बताओ, तो हमने किस किस की बात की थी, ग्लास की, ऑब्सीडियन की और आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क की। ठीक है, इनमें से आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेसिंग मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ प्रोडक्ट। यानी कि जब हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसकी मटेरियल के साथ कौन कौन सी प्रोसेस जुड़ी होती हैं, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल जैसे हम फैब्रिक की बात करते हैं तो फैब्रिक में हम पहले क्या करते हैं, पेंसिल से उसको ड्रॉ करते हैं फैब्रिक के ऊपर, पेपर के ऊपर कि हमने फैब्रिक का बनाना क्या है, क्या शेप बनानी। फिर हम उससे फैब्रिक के ऊपर मार्क करते हैं चौक से, रंगीन चौक से, यदि हमने सूट सिलना है। फिर उसको कट करते हैं, फिर उसको थ्रेड करते हैं। तो कट करने वाली जो प्रोसेस है कट एंड शेप में आ गई। नेक्स्ट प्रोसेस हम उसको थ्रेड के धागा लेके, नीडल लेके, या तो हाथ से स्टिच उसकी तरपाई करते हैं या उसको सिलते हैं मशीन की तरफ से, तो उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइन एंड असेंबल कर देते हैं। फिर फिनिश करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, आयरन करते हैं। तो यही काम हमारा वुड के अंदर होता है। प्रोडक्ट का पहले वुड का डिजाइन तैयार होगा, फिर मार्किंग होगी, फिर कटिंग होगी, फिर उसके बाद हम उसको जोड़ेंगे एडेसिव या नेल्स के साथ। फिर हम उसकी पॉलिशिंग करके उसको स्टूल, चेयर या बेड का फर्नीचर जो हम तैयार करते हैं। ऐसे ही हमने धातु का कुछ बनाना है, मेटल का, तो हम उसकी पहले ड्राइंग बनाएंगे, फिर उस ड्राइंग के साथ मार्क करेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे, फिर उसको बोल्ट या नट या वेल्डिंग के द्वारा जोड़ेंगे, फिर उसको बाद में फिनिशिंग देंगे। फिर ऐसे ही यदि हम प्लम्बिंग कार्य के हिसाब से देख लें, प्लम्बिंग कार्य में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनाएंगे कि हमने घर के अंदर कोई फिटिंग करनी है प्लम्बिंग की, कहाँ से हमने टैप्स पे कनेक्शन देने हैं, कहाँ पर हमने ज्वाइंट्स देने हैं, कहाँ पे मोड़ देना है। फिर उसको मार्क करके उसकी दीवार के अंदर कटिंग करेंगे, फिर उसके अंदर पाइप्स की कटिंग करके उसकी फिटिंग करेंगे, शेपिंग देंगे, फिर उसको ज्वाइन एंड असेंबल करके फिट कर देंगे। फिर लास्ट में जब हम उसकी फिनिशिंग के लिए चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हमने
कंस्ट्रक्शन में भी यदि हम देखें तो उसमें भी हम कौन सी प्रोसेस जुड़ी होती हैं, जैसे हमारी स्केचिंग करते हैं हम इसकी, मान लीजिए हम इसको कंस्ट्रक्शन करने तो हम पहले स्केचिंग करेंगे कि हमने बिल्डिंग बनानी कैसी है। आपने देखा होगा कि आजकल के जो हमारे मॉडर्न मैसन है, हम उसको पहले ड्राइंग देते हैं कि हमारी जो कोठी है, हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो रूम है, इस टाइप से बनने चाहिए, यहाँ पर हमारा वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ होनी चाहिए। फिर वो क्या करेगा, वो उसका मार्क एरिया करेगा कि नीचे से मैंने फाउंडेशनल कहाँ से उठानी है। फिर वहाँ से हम खुदाई का काम करेंगे, फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसकी फाउंडेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उसको ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा हमारा वो पोर्शन। फिर उसकी प्लास्टिंग करेंगे, हमारी फिनिशिंग के बाद हमारी प्रॉपर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें, पहले हम वर्क एरिया को ऑर्गेनाइज करेंगे कि एक सेफ्टी प्रिकॉशन में होती क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम उसको मेज़र करेंगे कि क्या हमारी वो एक्यूरेटली काम हो रहा है कि नहीं। सेफ्टी प्रोटोकॉल हमने देखने हैं उसके अंदर। फिर उसके अंदर हमने एडेसिव वगैरह जो है, फास्टनर है, वो केयर से हैंडल करने हैं। फिर लास्ट में उसको क्लीन कर लेना है। तो यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं इसके थ्रू, हमने डिफरेंट प्रोसेस में ये देखा कि जब हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में फिनिश करते हैं तो हमारी कौन कौन सी कॉमन प्रोसेस इसमें जुड़ी होती हैं। तो आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट क्या बच्चों को दे सकते हैं, आप अपने आसपास घर पर जाएं, उदाहरण के लिए आप अपने रसोई के बर्तन देखें, घर के कोई पेंच देखें, प्लास्टिक की बाल्टी देखें, जूते, कप, ठीक है, बेड, कारपेट, मैट्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, फैंस, ऑटोमोबाइल इंजन्स, इन टाइप की चीज़ें देख के आप इसको पेपर पे एक लिस्ट बनाइए कि इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल आपके हिसाब से यूज़ हुए होंगे, जिसके लिए इनको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया होगा। फिर आप अपने टीचर से सलाह करके, चैट जीपीटी पर सर्च करके उस पर एक असाइनमेंट बना सकते हैं, जो आपके फाइनल पोर्टफोलियो में इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन मॉड्यूल होगा, उसमें हम जो हमारी की कॉमन प्रोसेस है, जो भी हमने प्रोसेसिंग पढ़ी थी, उसमें हम कॉमन प्रोसेस निकाल कर ये पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाते हुए कौन सी 2 या 3 ऐसी कॉमन प्रोसेस है जो हर प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए, कंपल्शन है, तभी हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर फिनिश तैयार होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।